नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ IAS अपर अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान जी। सुलेमान जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सुलेमान साहब, जिस प्रकार से मैं गुज़िश्ता 2 सालों की बात करूं तो पूरे का पूरा जो शासन की नीतियां और एक तरह से देखा जाए तो शासन का प्रबंधन सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की तरफ ध्यानाकर्षण किया है इन सब चीज़ों ने, क्योंकि कोरोना के दौर में जिस प्रकार से अग्नि परीक्षा हुई स्वास्थ्य सेवाओं की, उसमें बहुत ज़रूरी, बेहद ज़रूरी हो गया कि चीज़ों की अगर कोई महामारी आती है, कोई अचानक से एक बड़ी चुनौती आती है तो उसका हम सामना कर सकें। कोविड की पहली लहर और दूसरी लहर को मध्य प्रदेश ने देखा है, उसके साथ संघर्ष किया है। तीसरी लहर चल रही है लेकिन कहीं भी पैनिक नहीं है। तो ये जो एक पिछले 2 सालों से जो एक जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी, उस पर पहले मैं एक आपकी समग्र प्रतिक्रिया चाहूँगा कि क्या कुछ चुनौतियां आई और कैसे उनसे आपने पार पाया। कि कोविड की जब पहली बार चुनौती सामने आई तो सही बात यह है कि बहुत कुछ पता नहीं था हम लोग को, गवर्नमेंट को या हेल्थ प्रोफेशनल्स को, कि क्या तैयारियां हमको करना चाहिए। और चूंकि चुनौती बहुत जल्दी आई थी तो हम उस तरह से तैयार भी नहीं थे कि जो रिक्वायरमेंट होगी हम उनको फुलफिल कर पाएंगे। मुझे याद पड़ता है कि उस समय सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये थी कि हम टेस्ट कहाँ करें कोविड का। हमारे पास टेस्ट की नए कुल एक लैब थी जिसमें हम एक दिन में 80 टेस्ट कर सकते थे मैक्सिमम कोविड के। कोविड का इलाज कैसे होगा इस पे बहुत श्योरिटी नहीं थी, साइंस इतनी डेवलप नहीं थी जो ये पता पाए कि एग्जैक्टली ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, किस तरह से उसको हैंडल किया जाएगा, हमको आइसोलेशन किस तरह करना चाहिए ताकि हम अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कोविड से अलग रख सकें। उसमें भी बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हमको सीखनी और समझनी थी। सो देखा जाए तो हमारा वो समय ऐसा था जिस समय ना केवल हम इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, सिस्टम्स, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के युग में थे। और उस समय ये पाया गया कि सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करके डिजीज के स्प्रेड को स्लो डाउन करें, जिससे हमारे पास इतना समय हो सके कि हम अपनी तैयारियों को उस लेवल पे ले जा सकें कि जब बीमारी आए ही तो हम उसको अच्छे से हैंडल कर सकें। तो हमने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बिल्डअप करना शुरू किया। पीपी किट का बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा हर्डल था कि पीपी किट्स कहाँ से हमको मिलेंगे, N95 मास्क हम कहाँ से मिलेंगे। हमारे ऑक्सीजन के सिस्टम्स नहीं थे, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं कोई लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं थी, साथ ही हमारे पास कोई ऑक्सीजन के प्लांट्स नहीं थे। तो ये सारी चीज़ों को उस समय डेवलप किया। फर्स्ट वेव के टाइम पे हम लोगों ने अपनी तैयारियों को उस दृष्टि से जब आगे बढ़ाया तो हमने रियलाइज़ किया कि हमारे जो बेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं, जिनको मेडिकल कॉलेज को अगर हम काउंट करें, सो खाली 2 मेडिकल कॉलेज ऐसे थे जिसमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की फैसिलिटी थी। बाकी हमारे किसी मेडिकल कॉलेज तक में भी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगभग ना के बराबर थी। 17 जिला मुख्यालय हमारे ऐसे थे कि जिसमें आईसीयू ही नहीं था, जिला मुख्यालयों के जिला अस्पतालों में। सो उस पीरियड में हमने इन सब कामों को करके देखा कि हमने सब जिला मुख्यालयों पे अपने आईसीयू क्रिएट किए। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने ऑक्सीजन पाइपलाइन डाली। सारे मेडिकल कॉलेजेस में हमने एलएमओ के टैंक्स स्टैब्लिश किए। हमारी कैपेसिटी जो 34 टन की होती थी उसको 340 टन, तो 10 गुना हमने 3-4 महीने में उसको डेवलप किया। तो जब सेकेंड वेव मध्य प्रदेश में आई तो हम बहुत चीज़ों के बारे में हालांकि तैयार थे। हमको पता था कि हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी चेंज हो गई थी, हमने सब जगह बिस्तर की व्यवस्था कर लगी थी, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कर ली थी, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फाइनल था। बट तब भी हमारे सामने ऑक्सीजन एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आई, चूँकि हम ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के बावजूद उसको ट्रांसपोर्ट करने की हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी। हम भिलाई से और जहाँ से भी लाना चाहते थे वो हमको सबसे
बड़ी दिक्कत की काम हुआ और मजबूरी में हमको एयरफोर्स का सहारा लेना पड़ा, खाली टैंकर्स वापस भेजने के लिए ट्रेन्स का सहारा लेना पड़ा, चूंकि खुद का जनरेशन ना के बराबर था। सो सेकेंड लहर के बाद हमने ये और महसूस किया कि हमको ऑक्सीजन की कैपेसिटी को और ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। जितना हम समझ रहे थे उससे कहीं ज़्यादा रिक्वायरमेंट आई। हालांकि तब हमने करीबन एक दिन में 450 टन तक ऑक्सीजन मध्य प्रदेश में अवेलेबल कराई। नॉर्मल प्रोसेस में 30 टन का एवरेज भी नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद वो एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी और तीसरी लहर में हमने उसकी भी बहुत अच्छी तैयारी करी। अगर मैं 1 मिनट के लिए कोविड से इस बात को हटा के देखूं तो ये तय है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को इस कोविड की महामारी ने प्रायोरिटी में डेवलप किया और गवर्नमेंट के सब्सटैंशियल रिसोर्सेज स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार में लगने जैसी स्थिति बनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी नई स्कीम लागू करी। फाइनेंस कमीशन का एक सब्सटेंशियल पैसा हेल्थ फैसिलिटीज के लिए उपलब्ध हुआ। इमरजेंसी कोविड पैकेजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए। जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड होते थे उसका सब्सटेंशियल यूज हेल्थ केयर के लिए होने लगा। सो हेल्थ केयर बिकेम ए प्रायोरिटी इन अ वे कि हमको अपनी परमानेंट व्यवस्थाओं को सुधार करना चाहिए। बहुत दिनों के बाद हमने, कई सालों के बाद हमने करीबन 8,000 नर्सेज भर्ती करी। कई साल के बाद हमने पहली बार 450 नए डॉक्टरों की भर्ती करी। कई सालों के बाद हमने पैरामेडिकल स्टाफ का रिक्रूटमेंट का काम शुरू किया। हमने 263 नई स्वास्थ्य संस्थाएं शुरू करी जो पिछले 8 साल से हम लोग सोचते थे कि करेंगे। तो एक तरह से हेल्थ सिस्टम्स की प्रायोरिटी इस कोविड महामारी के दौरान हुई, ये मैं कह सकता हूँ। जी, जिस प्रकार से अन्य स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारी और राजनेताओं से जब भी हमारी बात हुई तो कई बार उन्होंने कहा कि कोविड के दौर में हमने आधी रात को जाग के और जब रेमडेसिविर और अन्य जीवन रक्षक दवाइयों की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो कई बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री महोदय स्वयं बात कर रहे हैं, एसीएस साहब भी स्वयं बात कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने उनके साथ चर्चा में आया। तो सर कोई एक मतलब उस पैनिक की स्थिति में ज़रूर जानना चाहूँगा कि एक बार इस लेवल पे आपको तनाव हो गया हो कि कैसे भी कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती कि लगता है कि हम अब अपना पूरा दे चुके हैं, अब सब चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में। दूसरी लहर के टाइम पे ये बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि लगभग 10 दिन बहुत ही चुनौती और संघर्ष के 10 दिन थे। आपको पता है उस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे भोपाल में, खासतौर से चिरायू मेडिकल कॉलेज पे, जिसमें एलएमओ की लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की व्यवस्था भी थी। मुझे से किस्सा याद है कि उनका जो टैंकर वहाँ आने वाला था रात में ऑक्सीजन लेके, वो रास्ते में ब्रेकडाउन हो गया और 280 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे उस दिन। और हमको लगता था कि हमको अगर किसी भी तरीके से हम टैंकर नहीं पहुंचा पाए तो वेंटिलेटर के पेशेंट को हम शिफ्ट भी नहीं कर पाएंगे। सो पूरी रात सब तरह से लोगों ने संघर्ष किया और जब वो टैंकर फाइनली आके चिरायू अस्पताल में अनलोड होना शुरू हुआ तो हमारे पास आधे घंटे की ऑक्सीजन बची रही होगी। सो ऑब्वियसली ये बड़े तनाव की स्थिति होती है कि जब आपको लगे कि आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि डिस्टेंसेस हैं, आप भिलाई से टैंक ला रहे हो, कहीं भी दुर्घटना हो सकती है। कहीं एक बार हमारा टैंक रास्ते में पलट गया एक्सीडेंट में, तो चैलेंजेस आते हैं। बट आई वुड से कि चीफ मिनिस्टर साहब के नेतृत्व की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने ऐसी हर चुनौती में उनका पूरा प्रयास ये होता था कि वो कहाँ मदद कर सकते हैं उसमें पीछे ना हटें। सो उस समय उनके मन में यह था कि जो हमारे अधिकारी काम पे लगे हुए हैं उनको वो कितना सपोर्ट पॉलिटिकली कर सकें, ये उन्होंने हमेशा प्रयास किया। सारे माननीय मंत्रीगणों को उन्होंने इस काम पे लगाया, किसी को ऑक्सीजन पे, किसी को दवाई पे। सो पूरी सरकार ने 10-12 दिन तक, तो मुझे याद है कि लगभग हर आदमी फुल टाइम इसी काम में लगा रहता था। ऑब्वियसली टेंशन होता है, लेकिन कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम लोगों को बिस्तर नहीं दे पाएंगे या हम इलाज की व्यवस्था नहीं करा पाएंगे। उस कोविड की सेकेंड वेव के पीक पे भी मुझे याद है कि हमारे ग्वालियर के मेडिकल कॉलेज में 72 पेशेंट झांसी के थे और जब एक बार झांसी में लोगों ने हमारा टैंकर रोकने की कोशिश करी तो मुझे वहाँ के कलेक्टर को कहना पड़ा कि मैं तुम्हारे 72 पेशेंट को एम्बुलेंस में डाल के वापस भेज दूंगा,
फिर आप कर लो। तो ये तो बातचीत होती रहती है, कई बार लोगों से उनको उदाहरण देने के लिए, आदमी इम्प्रेस करने के लिए कि हमारी रिक्वायरमेंट भी है। तो ये कोऑर्डिनेशन के मुद्दे उस टाइम पे भी आते थे, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन, सपोर्ट होती थी, जिसके कारण हम उस समय उस समस्याओं को संभाल भी। जी, अगर मैं सर मध्य प्रदेश की बात करूं तो भौगोलिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है। तो जैसा आपने कहा कि यूपी से पेशेंट का फोर्स, राजस्थान से पेशेंट का फोर्स, गुजरात से पेशेंट का फोर्स, छत्तीसगढ़ से पेशेंट का फोर्स, मध्य प्रदेश में न सिर्फ मध्य प्रदेश के मरीजों का दबाव था बल्कि अन्य राज्यों से भी मरीज मध्य प्रदेश में आ रहे थे। तो एक स्थिति ऐसी रहती है कि पहले तो प्रदेश के मरीजों को व्यवस्था देना और उसके बाद गंभीर मरीज आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमेशा से इस बात की क्लैरिटी रही चीफ मिनिस्टर साहब के विजन में कि हमको इस पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है कि कौन पेशेंट कहाँ का है। आप अगर कोविड के फर्स्ट टाइम को याद करो, जब लॉकडाउन हुआ था, तो लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने घर जाने के लिए परेशान होते थे। मध्य प्रदेश ने उस समय भी आश्चर्यजनक रूप से काम किया। हमने अपने सारे बॉर्डर्स पे बसेस और ट्रेन की व्यवस्था करी, बिना इस बात की चिंता किए कि वो मजदूर जो है वो बिहार जा रहा है कि यूपी जा रहा है। जो भी गुजरात से, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की सीमाओं पे आया, हमने उसको उसके घर तक पहुंचाने में पूरा कोऑपरेट किया। और यही बात ट्रीटमेंट के टाइम पे भी हमने रही। ये बात भी है कि हमारे पेशेंट भी गए, जैसे मुझे पता है कि हमारे कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनका हमेशा से राजस्थान से जुड़ाव रहता है, कुछ एरियाज हैं जिनमें गुजरात से जुड़ाव रहता है। तो कुछ हमारे पेशेंट वहाँ गए, कुछ वहाँ के पेशेंट हमारे यहाँ आए। कई बार ये देखिए, इंडिविजुअल पेशेंट है, उसके कॉन्फिडेंस पे रहता है, उसको कहाँ ज़्यादा विश्वास होता है कि मेरा अच्छा इलाज होगा, तो आदमी वहाँ जाता है। उस समय कुछ अस्पतालों की इतनी ख्याति थी कि एम्बुलेंस में लोग दिल्ली और महाराष्ट्र और पुणे तक से पेशेंट एम्बुलेंस में बैठ के इंदौर आए, क्योंकि उनको वहाँ की फैसिलिटीज़ पे भरोसा था। ऐसे ही हमारे पेशेंट भी बाहर गए, बट हमने हमेशा इस पे अपना ओपन एटीट्यूड रखा कि अल्टीमेटली जो भी व्यक्ति है जिसको मदद की ज़रूरत है, उसकी मदद करने के लिए हम लोग को रहना चाहिए। जी, जिस प्रकार से दूसरी लहर का जो सामना किया और उस लहर में उसी दौरान एक समीक्षा के बाद आपने, सरकार ने ये निर्णय लिया कि जो 5 लाख तक की व्यवस्था मरीजों की, जो एक गवर्नमेंट की योजना जिसमें 70% मरीज उसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो आयुष्मान योजना के अंतर्गत आपने कोविड के इलाज को उसमें शामिल किया। सरकार से बात की, केंद्र सरकार से बात की, तो एक बड़ा जो लोड आ रहा था जनता पे कि कोविड का इलाज बहुत महंगा था, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, तो उसको लागू होने के बाद तत्काल वहीं आयुष्मान कार्ड बनाए गए, लोगों के ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किए गए। तो उस समय पर एकदम ये कैसे दिमाग में आया कि ये योजना लाना ही है ताकि एक बड़ी पॉपुलेशन को एक मेडिकल कवर मिल सके? देखिए, शुरुआत में हम लोग जब कोविड का इलाज कर रहे थे तो उसमें हमारा ज़्यादातर, आपको याद होगा, कोविड की शुरुआत इंदौर से शुरू हुई और उसके बाद भोपाल में केसेस आए, फिर बाकी तरफ फैले। हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ इन 2 शहरों में ज़्यादा थी, तो जो हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, जिसमें हम लोगों का फ्री इलाज कर रहे थे, वो या तो इंदौर में थे या भोपाल में थे। बहुत सारे एरिया से थे जबलपुर हो या ग्वालियर हो या रीवा एरिया हो, जिसमें हमारे पास अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अलावा कोई और फैसिलिटी नहीं थी जहां हम फ्री इलाज करा सकते। तो इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए ये फैसला किया गया कि हम आयुष्मान योजना में, जिसमें हमारी लगभग 90% पॉपुलेशन कवर होती है, उसके क्राइटेरिया को रिलैक्स करके ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल को आयुष्मान में एम्पैनल कर दें और उन एम्पैनल हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आता है उसका हम इलाज कराएं। अगर उसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं है तो ये आयुष्मान की एलिजिबिलिटी है तो वहीं कार्ड बना दे। तो ये उस समय किया गया और उसका बड़ा फायदा हुआ। करीबन 700 प्राइवेट अस्पतालों को हमने उस समय कोविड के इलाज के लिए अनुबंधित किया और जिसमें लगभग 30-40 हज़ार लोगों का हम फ्री में इलाज करा पाए ताकि उनके ऊपर कोई बर्डन ना आए। सबसे अच्छी बात ये हो गई कि उसके कारण प्रदेश में हर तरफ कोविड के इलाज में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अलावा भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट स्टैब्लिश हो गया। जी, उसमें उस समय सर एक और आपने निर्णय लिया था कि जैसे आयुष्मान योजना के तहत जो दरें हैं प्राइवेट अस्पताल को जो मिलती हैं तो वो थोड़ी कम थी, इसको लेकर प्राइवेट अस्पतालों को थोड़ी आपत्ति थी, तो उसमें एक हाइक आपने दिया। वो एकदम त्वरित डिसीजन था, मतलब
देखिए, अपने को ये बात में क्लैरिटी थी कि प्राइवेट अस्पताल वाले, हालांकि ये सब बातें अपनी जगह बहुत अच्छी होती हैं कि समाज सेवा है, चिकित्सा सब कुछ है, लेकिन किसी आदमी ने अपना पैसा लगा के प्राइवेट हॉस्पिटल बनाया है तो कहीं ना कहीं उसको ये रहता है कि उसको इस किसी के इलाज से घाटा नहीं होना चाहिए। ये तो किसी भी व्यक्ति के मन की स्वाभाविक बात है। तो उस समय जो प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स थे उनकी तरफ से ये सब्सटेंटिव फीडबैक था कि जो आयुष्मान के रेट्स थे उसमें इलाज करने में वायबिलिटी नहीं आती थी, क्योंकि और नॉर्मल बीमारी की तरह नहीं था। इसमें पीपी किट्स भी चाहिए, तो खाना भी खिलाना है, तो स्टाफ की रोटेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनकी कॉस्ट बढ़ती थी। उसको ध्यान में रख के फिर ये तय किया गया कि हम अपने पैकेज को कम से कम उनके लिए वायबल बना दें ताकि उनको किसी का इलाज करने में हानि ना हो। और उसी चीज़ को प्राइवेट सेक्टर ने अप्रिशिएट भी किया। और जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे अस्पताल जो पहले आयुष्मान में पैनल नहीं होना चाहते थे वो उस कारण से आयुष्मान में पैनल हुए। जी, जैसे ही पहली और दूसरी लहर और उसी के दौरान इलाज के दौरान वैक्सीनेशन भी शुरू हुआ। मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन में अभूतपूर्व काम किया, तमाम कीर्तिमान बनाए, करोड़ों डोज एक दिन में लगाई और अभी भी अब बूस्टर डोज भी लग रहे हैं और अब जो किशोरों को भी वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। वैक्सीनेशन को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन हमारी सबसे बड़ी सफलता है। जैसे अभी तीसरी लहर के सिचुएशन में हमारा हॉस्पिटलाइजेशन करीबन 1.5% है। कुछ लोग कहते हैं कि वो वायरस कमज़ोर है, मुझे पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो डॉक्टर्स बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि जो हमारे केसेस बहुत ज़्यादा नहीं आए प्रोजेक्शंस के हिसाब से, जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 19,000 की पीक टच करेंगे, जो हमने नहीं टच करी, और जो केसेस आए भी वो बहुत सीरियस नहीं हुए, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा हाई वैक्सीनेशन एक कारण है। हम लगभग 98%, 97.5% को हम फर्स्ट डोज लगा चुके हैं, 94% लोगों को हम दोनों डोज लगा चुके हैं। ये हाई वैक्सीनेशन इस बात का, मुझे लगता है इसका परिणाम ही है कि जो केसेस हमारे आए वो थोड़ा संख्या भी कम रही और उसमें सीवियरिटी भी नहीं रही। वैक्सीनेशन मुझे लगता है हमारी बहुत बड़ी सफलता रही है। और शुरुआत में जो वैक्सीनेशन को लेके भ्रांति कुछ एरियाज में थी, उसको बहुत टाइमली पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये उनके हित में है और बहुत अच्छा रिस्पांस पब्लिक का हमको मिला। आपने वैक्सीनेशन ड्राइव्स भी चलाए, तमाम सेलिब्रिटीज़ को जोड़ा, समाज सेवियों को जोड़ा, जो गणमान्य नागरिक हैं उनको जोड़ा। वैक्सीन को एक वैक्सीनेशन को एक सेलिब्रेशन की तरह लगा दिया। जो वैक्सीनेशन सेंटर थे वहाँ देख रहे तो लोग कि भाई एकदम सजे हुए हैं वैक्सीनेशन सेंटर और कोई भी गणमान्य नागरिक वहाँ उनको इनॉग्रेट कर रहा है। तो ये एक सोशल ड्राइव बना दिया सर, एक मेडिकल। ये हमारा मुख्यमंत्री जी ने हमारा, अगर आप देखोगे उनके जितने भी स्टेटमेंट आए हैं, सो चाहे वो कोविड का मामला हो या बाकी कोई और चीज़ हो या वैक्सीनेशन हो, तो उनका हमेशा से सिद्धांत है कि हमको जन भागीदारी के साथ काम करना चाहिए। देखिए, बड़ा स्वाभाविक है कि बीमारी सरकार नहीं रोक सकती, सरकार इलाज कर सकती है। अगर बीमारी पे काबू पाना है कि हर आदमी को खुद को अपने लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करे, तभी वो खुद को बचा सकता है। सरकार को उसमें कोई आयरन कर्टन खड़ा नहीं कर सकती। सो उन्होंने हमेशा इस बात पे जोर दिया कि हम जन भागीदारी इसमें बना के रखें और तरह तरह के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, ग्राम स्तर पे, जिसमें सभी तरह के जनप्रतिनिधियों को, धर्मगुरुओं को जोड़ा गया ताकि जो भी एफर्ट रहें वो दोनों काम कर सके। एक तो सही बात लोगों को बताना, जिसको कहते हैं ना पब्लिक एजुकेशन कैंपेन, वो बहुत ज़रूरी है। ये बता सकें कि भाई वैक्सीन से आपको फ़ायदा होगा, ये बात जनता तक पहुंचाना तो पब्लिक एजुकेशन का हो, या और फिर उनको जोड़ के साथ में लाना, मोबिलाइजेशन जिसको कहते हैं। तो दोनों कामों में व्यापक जन भागीदारी मध्य प्रदेश में रही। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसको लीड किया और सारे माननीय प्रभारी मंत्रीगण उससे जुड़े रहे। उसी का परिणाम हुआ कि हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव में जितना शासकीय अमले का सहयोग रहा, उससे ज़्यादा ही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और जनता के प्रतिनिधियों का सहयोग हमको मिला। जी, जिस प्रकार से तीसरी लहर की सर पूरी तैयारियां कर ली थी, ऑक्सीजन लगभग हर जिला हॉस्पिटल पर ऑक्सीजन के प्लांट, मेडिकल कॉलेजेस में ऑक्सीजन के प्लांट, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं 200 बिस्तर से वो 200 बिस्तर क्या उससे ज़्यादा, उनमें ऑक्सीजन प्लांट होना अनिवार्य कर दिया। तो बहुत चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी। और जैसा कि तीसरी लहर की आप कह रहे हैं कि जो
अंदाज़ा लगा रहे थे कि इस लेवल तक वो पहुंच सकती है, उससे कमतर ही रही। और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो तीसरी लहर को बहुत जल्दी कवर करेंगे, इसको लेकर कितने आशान्वित हैं सर? कि जब तीसरी लहर की जब शुरुआत हुई यूरोप में, जब पहली बार न्यूज़ आनी शुरू हुई कि साउथ अफ्रीका से वहाँ फैला है, तब किसी को ये क्लैरिटी नहीं थी कि इसका एक्चुअल इम्प्लीकेशन क्या होगा। ये भर क्लियर था कि बहुत तेजी से केस बढ़ेंगे और तेजी से कम होंगे। तो लेकिन उसमें कितने लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज वैक्सीनेशन कवरेज बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कोई श्योरिटी नहीं थी। लगभग 1 महीने बाद जब यूरोप के रिजल्ट्स आने लगे कि हॉस्पिटलाइजेशन उन लोगों का काफ़ी कम है जिनको वैक्सीनेशन हुआ है, तब जाके इंडिया में भी लोगों ने एपिडेमोलॉजी के मॉडल्स बनाने शुरू किए। और जिसमें हमारे मॉडल के हिसाब से जो मध्य प्रदेश का हमने देखा, तो उसमें भी हमको लगता था कि हम हो सकता है कि 19-20 हज़ार केस पर डे तक पहुंच जाए जनवरी एंड तक, और उसके बाद उसमें डिक्लाइन शुरू हो जाए। लेकिन उसमें ये बात क्लैरिटी होने लगी थी कि हॉस्पिटलाइजेशन 6% से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ये जिसको कहना चाहिए ईश्वर का वरदान ही है, सौभाग्य है कि ऐसा हुआ, और उससे कम ही हमारे केसेस रहे। उससे कम हमारा हम मान के चले तो 19,000, हम 12,000 के आसपास ही पीक पे पहुंच पाए। और हॉस्पिटलाइजेशन जो हम 6-7% मान रहे थे, वो 1.5 से 2% के आसपास रहा। जो लोग हॉस्पिटलाइजेशन हुए भी, उसमें भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत कम आई। और पिछले 3 दिन से लगातार हमारे एक्टिव केसेस की संख्या कम हो रही है। जो प्रोजेक्शंस हमारे पास एपिडेमोलॉजी के मॉडल्स के हिसाब से हैं, उससे मुझे लगता है कि मिड फेब या 3rd वीक ऑफ फेब तक हम तीसरी लहर से भी फ्री होने की स्थिति में होंगे। वैसे तो भविष्य कौन कह सकता है, बट अभी तक सारी मापदंड ऐसे ही दिख रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य, इन सब से इतर सर एक बहुत ही जिज्ञासा का प्रश्न, मध्य प्रदेश की जिज्ञासा, या मैं कहूँ एक पत्रकारीय जिज्ञासा है कि हमेशा एक बहुत टफ टाइम था मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। और उस दौर में सरकार का भरोसा जताना, तमाम दुनिया इधर की उधर हुई, तमाम ट्रांसफ़र हुए, तमाम स्थानांतरण हुए, लेकिन इतने महत्वपूर्ण विभागों की जवाबदेही, मतलब एक कहीं मैंने शब्द सुना था सर, शमशीरे सुलेमानी, मतलब कुछ चमत्कारिक एक नेतृत्व। तो क्या मुख्यमंत्री जी का ये भरोसा हमेशा क्यों कायम रहता है सर, उसके पीछे की? देखिए, मैं सही बताऊं, कई बार ये मुद्दे आते हैं कि लोग आखिर नौकरी में आते क्यों। ये चाहे पब्लिक लाइफ हो, राजनीति हो या सरकारी नौकरी हो, ये अवसर हैं जो जिनके माध्यम से आप किसी की मदद कर सकते हैं। बहुत लोग को ये अवसर नहीं मिलते। आप करना भी चाहो तो दूसरों की मदद करने का मौका आसानी से मिलता नहीं है। खुद की संपत्ति से तो कोई भी कर सकता है कि भाई आप अपने पैसे से दूसरों की मदद करने चलो, बट यहाँ राजनीति हो या शासकीय सेवा हो, इसमें आपके पास ये ईश्वरीय अपॉर्चुनिटी है कि आप जनता के पैसे से जनता की मदद कर सकते हैं। सो मैं हमेशा अपने आप को ये बताता हूँ कि मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। और मदद करने का अर्थ ये है कि अगर मैं अपना काम अच्छे से करूँगा तो ऑटोमेटिकली लोगों की मदद होगी। सो मैं हमेशा ये सोच के अपना काम करता हूँ, और मुझे इस बात की बहुत संतोष है कि मुख्यमंत्री जी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि गंभीरता से आदमी अपना काम करे, और वो मुझे काम की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो ये मैं उनके प्रति धन्यवाद भी देता हूँ कि मैं सही बताऊँ, मुझे हेल्थ का ज़्यादा अनुभव नहीं था जब मैं कोविड में काम करने के लिए आया। आप सब लोगों से बातचीत करके, डॉक्टर से बातचीत करके जितना मैं सीख पाया, जितना कर पाया, ये मेरा सौभाग्य। ताकते रफ्तार तावा आजमाना है मुझे, मुश्किलाते राह को आसान बनाना है मुझे, चलते जाना है मुझे, कुछ करते जाना है मुझे, चलते जाना है मुझे, कुछ करते जाना है मुझे। बस काम करने का अवसर मिला है तो उसको पूरे मनोयोग से निभाएंगे। और स्वास्थ्य सेवाओं में और चिकित्सा शिक्षा में मध्य प्रदेश उल्लेखनीय कार्य करेगा, कार्य कर रहा है, इसकी वानगी देखने को मिल रही है। सर, तमाम पहलुओं पर आपने जिस अद्भुत और सहजता से
अपने विचार हमारे साथ साझा किए। निश्चित रूप से बहुत सारी जिज्ञासाओं को, बहुत सारे प्रश्नों को एक पूर्ण विराम मिलेगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। देवास नगर पालिक निगम की खास